कई बार हमें ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हो क्यों रहा है, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अगर छोटी मोटी हमारी खाने पीने की आदतें, हमारी जीने की पद्धति या हमारा रहन सहन, आपस के रिश्ते, इनको ही थोड़ा सा अगर हम ठीक कर लें तो ही मुझे लगता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर पाए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में हो क्या रहा है कि हम कुछ जो पुरानी पद्धतियां थी रहने की, उसमें हम थोड़ा बदल ला दिए। अभी अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे कि पैक्ड फूड, अगर हम ये पैक्ड फूड के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब खाना जो है वो मार्केट से लाया हुआ, जिसमें सब चीजें बनी बनाई, पैक्ड फूड तो आप समझ ही रहे हो। तो पैक्ड फूड जो है ये मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। हकीकत में अगर हम इसकी प्रोसेस पूरी समझेंगे, सबसे पहले तो प्रोडक्शन की बात करेंगे, फूड प्रोडक्शन। आज अगर पैक्ड फूड अगर करना है तो सबसे पहले तो खेत से या अलग अलग जगह से मसाले या अनाज, सब्जी भाजी, ये पहले एक फैक्ट्री तक पहुंचेगी किसान से। फैक्ट्री कहीं भी हो सकता, 200-400-500 किलोमीटर दूर होगी। फिर वहां पर वो प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेस होने के बाद फिर उसकी पैकिंग होगी। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, एडिटिव्स मिलाए जाएंगे, जिसके कारण लंबे समय तक उसको प्रिजर्व किया जाए या स्टेबल रखा जाए। पैकिंग किया जाएगा। फिर वहां से प्रोसेसिंग के बीच में वहां पर आपको बिजली लगेगी, बड़ी लैंड लगेगी, मतलब एनर्जी लगेगी, पानी लगेगा, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, ये सभी चीजें वहां पर आएगी। अब वो खाना बन गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। अब बात आएगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हुए 200-500-1000 किलोमीटर दूर होते हुए वो आप तक पहुंचेगा। बीच में 3-4 चैनल रहेंगे, जहाँ पे कहीं स्टोरेज गोडाउन्स रहेंगे, कहीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेटवर्क रहेगा वहां रहेगा, दुकान होते हुए वो आप तक आए। अब उसकी फूड वैल्यू कितनी है, न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी है, उसके बारे में तो और भी इश्यूज है। अगर हम ये पैक्ड फूड खा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो है पैकिंग का। आज वो जो पैकिंग हो रही है, वो पैकिंग का भी अपना अलग पोल्यूशन है, उसके भी अलग एमिशंस बहुत सारे हैं। उसकी फूड के साथ में रिएक्शन, उसके बारे में तो क्या हार्डली कोई जानकारी उपलब्ध है। कई सारे स्टडीज हैं, वो जो स्टडीज है कई बार मिसलीडिंग है, कई बार प्रो है, कई बार कौन है, तो पता ही नहीं चल रहा है हमें क्या हो रहा है। अलग अलग स्टडीज है। कोई बोलता है कि पैक करने के बाद में फूड खराब हो जा रहा है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक चला जा रहा है। कोई बोलता है ऐसा नहीं है, वी आर यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड फूड सेफ्टी नॉर्म्स, ये वो पता नहीं उसमें क्या हो रहा है। आप समझिए कि खाना हमारे तक पहुंच गया। अब बात आ गई कि जो पैकिंग किया गया है या जो पैकिंग के ऊपर जो प्लास्टिक का यूज किया गया है, पेपर का यूज किया गया है, अब उसका डिस्पोजल की बात आएगी। वो डिस्पोजल, अभी आप अगर एक आधा किलो आपने अगर कोई पैक्ड फूड मंगाया है, मे बी वो जूस होगा, कोई खाना होगा, नमकीन होंगे या चिप्स होंगे, तो आज अगर वो आधा किलो के लिए जो भी पैकिंग लग रही है, वो डिस्पोज होते होते कई साल लग जा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक इतने आसानी से डिस्पोज होता नहीं है। रिसाइकल की भी तरीके हैं, बट वो भी कुछ 100% रिसाइकल पॉसिबल नहीं है, या उतना अच्छे कलेक्शन के अंदर भी फिर आप समझ ही रहे कई लोग इन्वॉल्व होंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आगे जाएगा, फिर उसका कोई आर्टिकल बनेगा और फिर वापस आएगा। तो इसमें भी काफी दिक्कतें है ही, या इसमें भी जिसको हम बोलेंगे कि अगेन ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो गया। ट्रांसपोर्टेशन आ गया तो आप समझ ही सकते हैं कि हम व्हीकल आ गए, फिर उसके एमिशंस आ गए, फ्यूल कंजम्पशन आ गया। तो एक छोटी सी चीज जिसके अंदर पावर आधा किलो अगर हमें कोई चीज खानी है, तो कितनी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब ले लीजिए, फिर से वापस अपन बात करेंगे कि प्लास्टिक के डिस्पोजल की। प्लास्टिक का डिस्पोजल होते होते जो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। आज हम कई जो पैक्ड फूड खा रहे हैं वो कितनी दूर से आ रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। कई फूड तो विदेशों से भी पैक होके आ रहे हैं, क्योंकि कैसे हमारे पास पैसा है, हमारे टेस्ट बड्स है, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूर दूर की चीजें हम खाएंगे तो हम रिच माने जाएंगे, हम बड़े लोग माने जाएंगे, तो हम दूर दूर की चीजें भी खाने लगे। कहीं अमेरिका से कोई चीज आ रही है, कहीं न्यूजीलैंड से आ रही है, कहीं अफ्रीका से कुछ आ रहा है, तो अलग अलग जगह से हम चीजें मंगा रहे हैं और खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उससे तो पूरा की पूरा मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, पैकिंग के अंदर, फिर उसका डिस्पोजल के अंदर भी, इससे एक चीज और भी हो रही है कि सॉइल इरोजन भी हो रहा है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफी कम हो रही है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो है ये कई सालों तक लैंड के ऊपर ही पड़ा रहता है, सॉइल के ऊपर ही रहता है, और वो डिस्पोजल उसका पॉसिबल ही नहीं है। एनवायरमेंटल डिस्पोजल तो बहुत ही मुश्किल है, और रिसाइकल जो है वो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि रिसाइकल रिक्वायर्स कलेक्शन, देन क्लीनिंग, देन प्रोसेसिंग, देन ग्रेनुलेशन, फिर उसका प्लास्टिक का आर्टिकल, और वो कब बनेगा का भी कोई अंदाजा नहीं है, पर तब तक तो नुकसान पहुंचा देगा। हो सकता है कि कोई जानवर इसको कुछ खा जाए, या कोई चिड़िया या पक्षी वो इसके कुछ खा जाए, उसके कारण उनको भी नुकसान हो रहा है। तो अल्टीमेटली इट कॉजेस एंटायर सिस्टम डैमेज, और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें काफी तकलीफें हो रही है। सस्टेनेबल अगर समझ ले कि इसको और क्या बेहतर तरीके से अगर हम पैक्ड फूड खाएं, तो हमें सबसे पहले तो जिसमें कम से कम पैकिंग लगे ऐसा फूड हमें खाना चाहिए, या जिसमें पैकिंग ना ही लगे। अब पैकिंग अगर ना लगे तो फिर सिंपल तरीका है कि जो लोकल मार्केट के अंदर
सब्जी मंडी के अंदर जो मिल रहा है वही खाइए। मतलब आपको सीजनल चीजें खानी पड़ेगी और फ्रेश चीजें खानी पड़ेगी। सीजनल और फ्रेश खाने से आप ये दोनों चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आजकल एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकिंग आने लगी है, दैट इज वेरी इजी टू डिस्पोजल, बट वो बहुत कीमती है और वो बहुत कम मात्रा के अंदर ही पॉसिबल हो रहा है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा दूर की चीजें मत खाइए, नजदीक में जो अवेलेबल है, लोकल, सीजनल, नियरेस्ट, इस तरह की जो चीजें अवेलेबल है वही खाइए। आप अगर कहीं और दूर जा रहे हैं तो वहां की खाइए, बट यहाँ बैठे बैठे आप उड़ीसा से कुछ खाएंगे या फिर बंगाल से कुछ चाहिए, नहीं, इस तरह से करेंगे तब तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि कैसे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो गया तो आपका खाना तो मतलब जितना आप खाना खा रहे हैं उससे ज्यादा तो आप एनवायरमेंट के अंदर जहर फैला रहे हैं, तो इससे भी आपको बचना चाहिए।